तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक लड़के का रिइंकार्नेशन दूसरी दुनिया में हो चुका था, पर इस दुनिया में मैजिक को एप्टीट्यूड्स कहा जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो सकती है। साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि विंड, फायर, वाटर, अर्थ एलिमेंट जिनके पास नहीं होती उसे काफी ज्यादा लो लेवल का माना जाता है। पर वान के पैदा हो जाने के बाद उसकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि एस्पार्टा उसको पढ़ाने के लिए आ जाता है और उसने उसकी अच्छी खासी रील बना दी थी। पर उसको जरा सा भी समय मिलता तो वो अपनी स्वॉर्ड फाइट की प्रैक्टिस में लग जाता, जो देखकर कमांडर डी इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। इसलिए वो खुद उसको ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उसका ट्रेनिंग देने का तरीका थोड़ा गुस्सैल था, जिसकी वजह से वान की पतलून गीली हो गई थी। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में ये भी देखा था कि वान की मुलाकात केमसिन से हो जाती है, जिसको उसका फादर घसीटते हुए बेचने के लिए ले जा रहा था, जो देखकर वान ने ही उसको खरीद लिया था। फिर वो उसको जहाँ चाहे वहाँ जाने को कहता है, पर उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं बची थी, इसलिए वो वान का सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि अब वो समय आ गया था जहाँ पर वान के एप्टीट्यूड्स का पता चलने वाला है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि वान का एप्टीट्यूड्स प्रोडक्शन मैजिक है, जिसकी वजह से उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। यहाँ तक कि वो उसको जान से ही मारने वाले थे, पर मर्सिया बीच में आकर उनको वहीं पर रोक लेता है और उन्हें समझाता कि हमने एक विलेज खरीदा था जो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। साथ ही साथ वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्यों ना हम वहाँ पर वान को भेज दे, जिसकी वजह से जो गलतफहमी पैदा हुई है वो खत्म हो जाएगी। जिसके लिए जलपा भी तैयार हो गए थे और इसके अगले दिन वान निकल जाता है नेमलेस विलेज की ओर। वैसे वो वहाँ से अकेला ही जाने वाला था, पर उसके संग कई सारे लोग चलने के लिए तैयार हो चुके थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में वान का करवा एक घने जंगलों से गुजर रहा होता है। करवा के अंदर की तरफ वो अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक लकड़ी को छोटे से डैगर में बदल चुका, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। पर केमसिन बताता है क्या ये प्रोडक्शन मैजिक है। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए वान बताता है कि हाँ, मैंने सोचा कि मैं इसे यहाँ वहाँ आजमा कर देखूंगा। जबकि केमसिन को मालूम पड़ चुका था कि इसको प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करने की काबिलियत तो है। तभी वान कहता कि मुझे बस उम्मीद है कि इसका अच्छा इस्तेमाल करने का कोई तरीका होगा। अब ये सुनकर टिल बताती है हम जल्दी ही विलेज पहुंचने वाले हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहने लगा था आखिरकार हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है। वैसे केमसिन, अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता तो तुम मार्कुस के मैंशन में वापस जा सकते हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर सकता हूँ। और अगर तुम मेरे भाई मार्कुस से बात करोगे तो वह यह पक्का करेगा कि तुम्हारे साथ सही बर्ताव हो। ये बात सुनकर केमसिन सीरियस होने के साथ कहता है मैंने पहले से ही यह तय कर लिया है कि मैं अपनी पूरी लाइफ आपको समर्पित करूंगा लॉर्ड वान, चाहे कितना भी खतरा हो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान ब्लश करते हुए कहने लगा अरे क्या तुमने अभी अभी मैरिज प्रपोजल रखा, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो केमसिन। अब ये सुनकर केमसिन पहले से भी ज्यादा सीरियस होने के साथ कहा जी मैं करता हूँ, मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ। उसके सीरियसनेस को देखकर वान के पसीने छूटने लगे थे। तभी अचानक से वो करवा रुक जाता है। दूसरी तरफ वो सोल्जर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ये तो काफी बुरा है, ऐसा लगता है कि विलेज पर अटैक हो रहा है। ये बात सुनकर वो सब एकदम से बाहर की तरफ आ चुके थे। तभी डी बताना शुरू करता है वह जरूर डाकू या नाकाम किराए के वॉरियर होंगे, दोनों ही सूरत में उन्हें फाइट की आदत है। ये बात सुनकर वान अपने मन में कहता है कि विलेज चारों ओर से पहले सेट से घिरा हुआ है, लेकिन उन एरो के सामने ये सब बेकार है, क्योंकि गेट के सामने सख्त दिखने वाले आदमी खड़े हैं, जिसकी वजह से विलेजर्स को अपनी कछुए जैसी डिफेंस जारी रखनी होगी। मोटे अनुमान के अनुसार एनिमी की गिनती 50 आदमी है। उसी वक्त कमांडर डी परेशान होते हुए कहा लॉर्ड वान मुझे भी फाइट में शामिल होने दीजिए, अगर हम सब मिलकर अटैक करें तो हम उन्हें रोक सकते हैं। पर उस पार्टी का लीडर बताता है एक मिनट रुको, हमारी गिनती को देखते हुए ये काफी ज्यादा खतरनाक है। उसकी इस बात पर डी कहता है कि औरतों वे एडवेंचरता है ना, मुझे इस खतरे के बारे में पता है, इसलिए हमें शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन हम उन्हें पक्के रूप से भगा देंगे। उसकी इस बात का जवाब देते हुए औरतों कहता है हमें केवल बच्चे को तब तक प्रोटेक्ट करने के लिए काम पर रखा गया था जब तक कि वह विलेज तक नहीं पहुंच जाता। इसी वजह से मैं कभी भी ऐसे कोई मिशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिसमें मेरे साथियों की जान खतरे में हो। जो सुनकर कमांडर डी कहते हैं यह विलेज हमारे लॉर्ड का पहला इलाका है, इसलिए विलेजर्स उनके पहले सिटीजन हैं। अगर हम खतरे में होने पर अपनी सोट नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे। अब ये सुनकर औरतों फ्लेक्स मारते हुए कहने लगा वाकई ये बहादुरी का शानदार परफॉर्मेंस था, लेकिन मुझे डर है कि इसका हम जैसे एडवेंचर करने वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को संभालते हुए कहता है तो मैं तुम सभी से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम लॉर्ड वान को प्रोटेक्ट करो, अगर हालात बिगड़ते हैं तो तुम भाग सकते हो। इस बात के लिए औरतों पूरी तरह से तैयार था, पर बीच में एस्पार्टा आते के साथ बताते हैं मैं इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है तो सर डी भले ही विलेज को कंट्रोल कर ले, पर इस विलेज का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, मानो या ना मानो मैं एक एलिमेंटल मेज हूँ, इसलिए तुम मेरी कॉम्बैक्ट पावर पर भरोसा कर सकते हो। पर औरतों को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन एस्पार्टा बताना शुरू करते हैं सबसे पहले मैं एक डिफेंसिव वॉल क्रिएट करूंगा और तुम एडवेंचरर्स के पीछे से दूर से अटैक करोगे। एक बार जब एनिमी का ध्यान
ध्यान हम पर आ जाएगा तो सर डी और उनके सोल्जर बगल से हमला कर देंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वॉन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहा, स्पार्टा क्या तुम यहीं पर रुककर फाइट की प्लानिंग बना रहे हो? उसकी इस बात पर एग्री करते हुए स्पार्टा कहता है, अगर मैं झांसा देने का काम नहीं करता और दीवार के पीछे से हमला करता रहता हूँ तो सर डी और उनके आदमी बेकार में मारे जाएंगे। अब ये सुनकर वॉन घबराते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते वरना आप मारे जाओगे। इस पे स्पार्टा बताता कि यह इस बूढ़े आदमी की पावर दिखाने का आखिरी मौका है, प्लीज मुझे यह सेल्फिश रिक्वेस्ट पूरी करने दे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वॉन को उसकी काफी फिक्र हो रही थी, पर वो उसको समझाता है, तुमने हमारे घर के लिए काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए ऐसी जगह पर तुम नहीं मारे जा सकते और ना ही तुम और तुम्हारे आदमी ऐसा कर सकते हैं। डी, तुम सब हमारे घर के मेंबर ऑफ दी वेलिएंट नाइट हो और हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते। साथ ही अगर हम अपने एक्सपर्ट स्टडी स्पार्टा और अपने सबसे अच्छे फाइटर डी को खो देते हैं तो हम इस जमीन को डेवलप नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से मेरे डैड मेरे को जान से मार देंगे, इसलिए मैं उनका ध्यान भटकाने का काम करूंगा। जो सुनकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही टील उसका हाथ पकड़ने के साथ काफी गुस्से के साथ बताते कि बिल्कुल नहीं, अगर दूसरा ऑप्शन तुम हो तो लॉर्ड वान मैं डिकोई बनना पसंद करूंगी। और वान उसका हाथ छुड़ाते हुए बताता कि लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी स्पेशल की मौत हो जाए, इसमें तुम भी शामिल हो केमसिन, तुम्हें पूरी तरह से आजाद होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ का सच में मजा लो। फिर वो उन सबसे कहता है, मैं कैरेज में बैठकर अंदर जाऊंगा और सीधे अटैक करूंगा और तुम बाकी लोग दोनों तरफ से हमला करोगे। जो देखकर डिप्टी कमांडर को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जो देखकर वान बताना शुरू करता है, डिप्टी कमांडर मैंने हर दिन आपके साथ सोर्ड चलाने की ट्रेनिंग ली है, आपको सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? और मैं मर भी गया तो एक लॉर्ड के लिए अपने लोगों के लिए मरने से बेहतर मौत और क्या हो सकती है। अगर आप मेरी लाश को पीछे भी छोड़ देते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरी मौत की खबर से मेरी फैमिली के लिए मुसीबत ही होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर औरतों काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर हम पास्ट की तरफ आते हैं जहाँ पर औरतों अपनी पार्टी से कह रहा था, किसी नोबल लड़के की रखवाली करना एक अपर नोबिलिटी में कोई अच्छा आदमी नहीं होता, वह सब एडवेंचर करने वाले और आम लोगों को नीचा समझते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो मोटू पूछता कि तो क्या तुमने यह क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया? इस पे औरतों बोलता कि क्योंकि मैं कुछ समय के लिए फर्टियो मार्च में काम करने का प्लान बना रहा हूँ और मेरे पास यह जॉब लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी वक्त वहाँ पर वान आते के साथ उनसे कहने लगा, तुम औरतों एडवेंचरर हो है ना? मैं वान नहीं फर्टियो हूँ, मैंने सुना है कि तुम मेरी रखवाली करोगे, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर औरतों के पास कोई जवाब नहीं था, जबकि वान बताता कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो और तुम बेटर हीरो वाला लुक अच्छे से कैरी कर रहे हो। वहाँ के ऐसे माहौल को देखकर वो मोटा बोला कि मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि कोई अच्छे नोबल नहीं होते औरतों। फिर हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं जहाँ पर वो उसके पास से गुजरते हुए कहा, बस इस बार हम अपनी जिंदगी तुम्हारे भरोसे छोड़ते हैं। साथ ही साथ एक बच्चा कह रहा है कि वो अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने के लिए तैयार है, अगर मैंने और ज्यादा शिकायत की तो मेरे साथी मुझसे नाराज हो जाएंगे। दूसरी तरफ प्लूरियल वान से कहती है, सच कहूँ तो मैं पहले नोबल के पक्की इरादों की आइडिया का मजाक उड़ाती थी और अब तक मैं जितने भी नोबल से मिली हूँ वह सिर्फ बातें किया करते थे, लेकिन तुमने हम जैसे एडवेंचर का नाम याद रखने के लिए समय निकाला, इसलिए हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ को तुम पर भरोसा कर सकते हैं। तभी डी सामने की तरफ जाते हुए कहता है, हम मार्कुस की सेवा में होनरेबल नाइट हैं अभी और यही लॉर्ड वान को प्रोटेक्ट करने का मतलब है इस डायनेस्टी के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना। साथ ही साथ स्पार्टा भी सामने की तरफ जाते हुए कहा, फिर भी मैं लॉर्ड के ऐसे गैर जिम्मेदारान तरीके को सही ठहरा सकता। खैर जब हम उन्हें भगा देंगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मार्कुस के टाइटल के स्वाभाविक वारिस के तौर पर तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। अब मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें बदलाव करते हैं और उसे लागू करते हैं। सबसे पहले मैं एक डिफेंसिव वॉल क्रिएट करूंगा और दूर से अटैक करूंगा, जिसके बाद सर डी के आदमी बाई तरफ से हमला करेंगे जबकि सर औरतों का ग्रुप दाई तरफ से हमला करेगा। इसी के साथ उन लोगों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था जहाँ पर स्पार्टा काफी बड़ी दीवार क्रिएट कर देता है। दूसरी तरफ औरतों भागते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बूढ़ा बटलर इतना ज्यादा पावरफुल मेज होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मोटू भागते हुए बताता कि अगर तुमने उस लड़के की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया होता तो मैं तुम्हारी जगह अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाता। ये बात सुनकर औरतों कहा, हाँ वह जरूर एक बड़ा आदमी बनेगा, अगर हो सके तो मैं चाहूंगा कि वह लड़का किंग बने। सामने की तरफ वो हट्टे कट्टे मुस्टंडे उन विलेजर्स पर अटैक करे जा रहे थे। तभी अचानक से उन पर किसी ने हमला कर दिया और उसमें मैजिक एरो भी शामिल थे और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी पार्टी का था। जो देखकर उनका लीडर परेशान होते हुए कहता है कि धत तेरे के ठीक है साथियों, हम उस दीवार के पीछे जो भी है उस पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर वो लोग तुरंत उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिए थे। जो देखकर डी काफी ज्यादा तेजी के साथ उनका सफाया करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ औरतों भी कुछ कम नहीं था, वो भी काफी तेजी के साथ उन लोगों का खात्मा करे जा रहा था। दूसरी तरफ डी अपने साथियों को बता रहा था बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने प्लानिंग बनाई थी, दुश्मन हमारे झांसे में आ चुका है। जिसके बाद उन लोगों ने एक साथ उन पर धावा बोल दिया। जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे, यहाँ तक कि वो मोटा बस दिखने में मोटा है लेकिन वो मारने में काफी ज्यादा तेज है। इसी के साथ जंग का माहौल एकदम से बदलने लगा। तभी डी कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन वो लोग
उसके इंटेंट को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। बस बच जाता है उनका लीडर, जो देखकर औरत बताता कि वह आदमी हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल है और वो सीधे उनकी तरफ आने लगा। जो देखकर औरत परेशान होते हुए कहता है वह दीवार के दूसरी तरफ से निशाना साध रहा है, पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी क्योंकि वो मुशंडा एक ऊंची छलांग लगाने के बाद प्लूरियल को अपना निशाना बना लेता है। जो देखकर वान अपने सोर्ड के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है इधर आओ हैवी वेट प्रो रेसलर, और वो हैवी वेट प्रो रेसलर भी उसको छोड़कर वान पर अटैक कर चुका, पर वान नीचे से गुजरते हुए उस पर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। और इस चीज का मौका पाकर कैम्सन उसकी कुल्हाड़ी पे से छलांग लगाते हुए उस पर एक जोरदार अटैक चल देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा गया। तभी वान बताता कि इस बात का पूरा चांस है कि एनिमी हमारी पोजीशन पर फोकस करेगा, इसलिए अपने सामने क्या है उस पर ध्यान दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्लूरियल काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहती है ये बच्चा कौन है। इसके कुछ देर बाद वो सब बंधे हुए नजर आते हैं। तभी और तो कहने लगा दुश्मन को काफी भारी नुकसान हुआ और हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, और ये सबसे अच्छा नतीजा था जो हो सकता था। जैसे ही हमें हमारे पेमेंट मिल जाएगी ये काम पूरा हो जाएगा। तभी उनमें से कोई पूछता है और उस लड़की के बारे में क्या, जिस पर और तो बताने लगा इसमें शायद ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन क्या कहते हो हम कुछ समय के लिए यहाँ रुक जाएं। इस पे वो बंदा उससे माफी मांगते हुए कहता है और तो हमें माफ करना, पर हम अगले मिशन पर जा रहे हैं। अब ये सुनकर और तो भी उन्हें मना नहीं करता, साथ ही वो उनको बताता है कि हाँ चिंता मत करो तो फिर मिलेंगे। उसके वहाँ से जाने के बाद प्लूरियल उससे कहती है मैं यहीं पर रुकूंगी, उसने मेरी जान बचाई थी इसलिए मुझे उसका एहसान चुकाना चाहिए। साथ ही साथ वो मोटू बताता है ये मानना काफी ज्यादा मुश्किल है कि कोई बच्चा इस तरह से चल सकता है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर औरतों का कहना है तुमने सही कहा और वह किसी भी दूसरे नोबल से कहीं ज्यादा अच्छा है जिसे मैं जानता हूँ। वो बात सुनकर वो मोटू कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे के अंडर में यह जगह किस रूप में डेवलप होती है। अब ये सुनकर औरतों बताता है कि तो कैसा रहेगा, क्या हम थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक कर बच्चे की मदद करें, जिसके लिए वो तुरंत तैयार हो चुके थे। अगले सीन में टिल काफी ज्यादा परेशान होते हुए कह रही थी लॉर्ड वान तुमने फिर से खुद को खतरे में डाल दिया, अगली बार प्लीज पहले मुझे अपनी जान जोखिम में डालने देना। इसके लिए वान भी तैयार हो जाता है, पर टिल उसको जोर जोर से हिलाते हुए कह रही थी तुम तो बस मुझे खुश करने के लिए ही ऐसा कह रहे हो। उसी वक्त वहाँ पर डी आते के साथ कहने लगा लॉर्ड वान वह एक शानदार विक्ट्री थी, जबकि एस्पाडा बताता है कि लॉर्ड वान मुझे लग रहा है कि विलेजर्स एंट्रेंस के पास जमा हो गए हैं। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए वान आगे बढ़ते हुए कहता है हम पहली बार यहाँ पर आए हैं तो चलो छाती चौड़ी करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम उस विलेज का सीन देखते हैं जिसकी बाउंड्री तो काफी ज्यादा बड़ी थी, पर वो विलेज दिखने में काफी ज्यादा छोटा था। जो सब देखने के बाद टिल कहने लगी इस विलेज में मेरी उम्मीद से ज्यादा जगह है। दूसरी तरफ वान विलेज चीफ से कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपका नया लॉर्ड वान नहीं फेटिया हूँ। जिस बात पर विलेज चीफ बताते कि मैं इस गांव का विलेज चीफ रोंडा हूँ, हमारे विलेज को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि वान उनसे सवाल करता है ऐसा पहले भी हुआ है, जिस पर विलेज चीफ बताने लगे हाँ इस साल कई बार अटैक हो चुके हैं। जो सुनकर वान कहता है कि आपको क्या लगता है कि इस विलेज को इतना निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इस पे चीफ बताना शुरू करते हैं जब हम फर्डिनाटो काउंटी का हिस्सा थे तब नाइट इस इलाके में गश्त लगाने के लिए आते थे, लेकिन अब वह सब खत्म हो गया है। इस बात का जवाब देते हुए वान बताता है दूसरे शब्दों में इस विलेज के फर्टियो मार्च का हिस्सा बनने की वजह से इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसी वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे फादर मार्कस फर्टियो अभी तक छोटे विलेज के हालातों से वाकिफ नहीं है। ये बात सुनकर विलेज चीफ कहते हैं कि क्या तुम कह रही हो कि छोटे विलेज की रक्षा करना जरूरी नहीं है क्योंकि वह टैक्स के तौर पर लगभग कुछ भी नहीं देते। जिस पर एग्री करते हुए वान बताता कि चीफ किंगडम के हालातों के बारे में शिकायत करने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के विलेजर्स को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वान बताना शुरू करता है प्लीज शांत हो जाए, मैं इस विलेज के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सच है कि नोबल्स पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, इसके लिए किंगडम के फाउंडर बेलरीनेट द्वारा बनाए गए रूल में कमियां जिम्मेदार है। हालांकि हम किंगडम के रूल को बदल नहीं सकते, तो हमें विलेज को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके 3 उपाय हैं। पहला कुछ ऐसा कीमती पैदा करे जिसे किंगडम नजरअंदाज ना कर सके। दूसरा रेगुलर इतने पैसे कमाए कि किराए के सोल्जर रख सके। तीसरा विलेज को खुद ही बेहतर बनाए और उसको डेवलप करे। इस पे वो लड़की बताते कि हमने वह सोल्यूशन भी सोचे थे, लेकिन कहना आसान है करना मुश्किल। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए वान बताता है हाँ वह शायद एक चुनौती थी अब तक, लेकिन अब तुम्हारा नया लोड आ गया है, इसलिए मैं इस विलेज की प्रोटेक्ट और डेवलप करने के लिए सब कुछ करूंगा। पर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। जो देखकर एस्पार्टा बताना शुरू करते हैं अगर मैं बीच में बोलूं तो मैंने मार्कस फर्टियो के हेड बटलर के तौर पर सर्विस की है। मेरा नाम एस्पार्टा है। टैलेंटेड लॉर्ड वान को बचपन से ही एक्सेप्शनल टैलेंट वाला माना जाता था और 8 साल की एज में उन्हें जमीन सौंपी गई थी। इसके बाद डी सामने की तरफ आते हुए कहता है इसके अलावा अगर मैं इतनी हिम्मत करूं तो मैं फर्टियो की ब्रेव टीम का डिप्टी कमांडर हूं और मैं भी उनकी सर्विस करने के लिए यहाँ पर हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए सुनिश्चित रहें। उनकी ऐसी बातों को सुनकर चीफ की आंखों में से अब आंसू टपकने लगे थे, जबकि वो बंदा बताता है उसका हेड बटलर और डिप्टी कमांडर। पर उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कीमती लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं। जबकि चीफ बताते हैं तो लॉर्ड वान क्या आप एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात सुनकर लॉर्ड वान कहने लगा अरे मुझे
प्रोडक्शन मैजिक में दिलचस्पी है, इसलिए प्लीज मुझसे फाइट में ज्यादा की उम्मीद ना करें। अब ये सुनकर उनका खुशी भरा माहौल एक ही बारे में चकनाचूर हो जाता है, जो देखकर वान काफी ज्यादा इरिटेट होने के बाद बोला, मैं रुकने वाला हूँ। हालांकि यह सच है कि मैंने अभी तक अपनी पावर को पूरी तरह से नहीं समझा है। दूसरी तरफ से एक बंदा उससे कहता है, हमें टैक्स के बारे में क्या करना चाहिए, अब तक फसल का 30% देना बहुत मुश्किल रहा है। जिस बात पर वान बताता है कि तो कुछ समय के लिए फसल का 10% हिस्सा ही काटना बेहतर होगा, क्योंकि हमारे लिए पहले एक स्टेबल लाइफ जीना ज्यादा जरूरी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही वो बताते हैं, क्या उसने अभी 10% कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बात सुनकर वान कहा कि हम सबसे पहले विलेज को प्रोटेक्ट वॉल से स्ट्रॉन्ग करने से शुरू करेंगे। स्पार्टा, क्या तुम्हारी अर्थ मैजिक की वो ज्यादा समय तक टिकेगी? उसके इस बात पर स्पार्टा का कहना है, जब ये एक्टिव होता है तो यह अपनी इंटीग्रिटी बनाए रखता है, लेकिन जब माना खत्म हो जाता है तो यह एक मिट्टी का साधारण टीला बन जाता है। अब ये सुनकर वान बताने लगा, इसलिए हमें इसे किसी मजबूत चीज से बदलना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए कि आप हमारे लिए मिट्टी की दीवार बना सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्पार्टा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उनकी बाउंड्री के चारों ओर अपनी दीवार क्रिएट करने लगा, और ये वॉल उन वुडन वॉल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी। यहाँ तक कि वहाँ के विलेजर्स कह रहे थे, उसने पलक झपकते ही मिट्टी की दीवार बना दी। ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? जबकि वान बताता है, मैं एक खाई भी बनवाना चाहता हूँ ताकि किसी भी अटैकर्स को स्लो किया जा सके। अब ये सुनकर डी सामने की तरफ आते हुए बोला, ये काम हम नाइट्स पर छोड़ दो, चलो जाल और फंदे भी बनाते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहा कि हाँ, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। इस समय सभी का कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सभी मिलकर साथ खड़े हो तो यह विलेज पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर दोबारा खड़ा हो सकता है। फिर हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वान ने काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी, जो देखकर टिल सवाल करती है, लॉर्ड वान आप बाहर क्या कर रहे हो? जिसके बारे में वान बताता है, मैं अपने प्रोडक्शन की आर्ट को आजमाने के बारे में सोच रहा था। फिर वो अपने मैजिक में फोकस करने के साथ अपने मन में कहता है, मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में धीरे धीरे गर्मी महसूस हो रही है। जब माना मेरी उंगलियों तक पहुंच जाएगा तो मुझे लकड़ी के हर रेशे को महसूस करना होगा। फिर मैं उन्हें एक साथ घुमाकर और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, जैसे धागे को बांटते हैं, और फिर रेशों को और भी बारीकी तरीके से बोलूंगा ताकि एक लकड़ी का ब्लॉक बन सके। इसी के साथ उसके हाथों में एक ब्लॉक तैयार हो गया था, जो देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हुए इसके बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में वान बताने लगा। यह एक फाइबर ब्लॉक है, बिल्कुल नैनो फाइबर जैसा, पर वो दोनों उसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। तभी उसने वहाँ पर काफी सारे ब्लॉक तैयार कर लिए थे। उसी वक्त वहाँ से ऑर्थो गुजर रहा था, लेकिन वो इतने सारे ब्लॉक को देखकर हैरान हो जाता है, जबकि टिल बता दे कि ये लॉर्ड वान की क्रिएशन है। अब ये सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी ऑर्थो उनमें से एक ब्लॉक उठाते हुए कहता है कि ये मेरी उम्मीद से ज्यादा हल्की और सख्त है, क्या मैं एक को काट कर देख सकता हूँ? इसके लिए वान तैयार हो गया था, जिसके बाद ऑर्थो उस ब्लॉक को हवा में उछालने के साथ अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए एक जोर का वार उस पर कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा गया था, पर उसमें एक भी खरोच नहीं आई थी। अब ये देखकर टिल को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लकड़ी के बने हैं, जबकि ऑर्थो बताता है, मैंने इस पर इतने जोर से वार किया कि एक पत्थर भी कट जाए। इसके बाद वहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर वान ने काफी सारी चीजें क्रिएट कर ली थी। जो देखेकर टिल सवाल करती है, लॉर्ड वान क्या तुम्हारी माना पावर अभी तक खत्म नहीं हुई है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान बोला, हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया। मैंने सुना है कि प्रोडक्शन मैजिक में ज्यादा माना खर्च होती है, जिसमें ज्यादातर लोगों के लिए चीजें बनाना मुश्किल हो जाता है, और माना है ना, मुझे हैरानी है कि ये आमतौर पर काम कैसे करती है। जिसके बाद वो एक सोर्ड क्रिएट कर लेता है, जो दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। यहाँ तक कि वो सोर्ड केमसिन को भी पसंद आई, जो देखकर वान उस सोर्ड को केमसिन को पकड़ा देता है। दूसरी तरफ टिल कुछ मांगना तो चाहती थी, पर वो मांग नहीं पा रही थी, इसलिए वो उसको एक एक्स पकड़ा देता है, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पर वो एक्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो उसको बता देती है कि ये काफी शानदार एक्स है, मैं तो उसमें खो ही गई थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर वो एकदम से अपने मन में कहा, मुझे उस पर दया आ रही है, इसलिए मैं बाद में उसके लिए एक प्यारी सी एक्सेसरीज बना दूंगा। इसके बाद यहाँ से रात की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो दोनों आराम फरमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वान पहरेदारी कर रहा था। साथ ही वो अपने मन में बताता है, मेरी बॉडी दुख रही है, क्योंकि मैं इतने दिनों से बाहर कैंपिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ नहा भी नहीं पाया हूँ, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और वह दोनों भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन वह भी जरूर थके होंगे। विलेज की प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करने से पहले मुझे अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करनी होगी। ठीक है, चलो घर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यहाँ से मॉर्निंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर वान ने नेमलेस विलेज में काफी सारे ब्लॉक लाकर धर दिए थे। तभी चीफ सवाल करते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वान बताता है, क्या यहाँ घर बनाना ठीक रहेगा? जिस पर चीफ का कहना है, इसे काफी समय से पब्लिक स्क्वायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, मुझे लगता है कि यह लॉर्ड का पैलेस बनने के लिए एकदम सही जगह है। जिसके बाद वो अपने घर बनाने के रिचुअल को शुरू करने के साथ अपने मन में कहता है, जब हमारे पास थोड़ा ज्यादा सामान हो जाएगा तो मैं कड़ी मेहनत करूंगा, ताकि हम हार्वेस्ट फेस्टिवल या कार्निवल मना सकें। चलो मैं पहले पिलर से शुरुआत करूंगा, फिर मैं चारों कोने के साइज तय करूंगा। जिसके बाद मैं पतले तार जमीन की गहराई तक ड्रिल करूंगा। अगर मैं उन्हें बनाए रखूं तो मैं मोटा करूंगा, तो मेरे पास मजबूत टिकाऊ पिलर शान से खड़े होंगे। इसके बाद मैं उन्हें जोड़ने के लिए फर्श और
दीवार बनाऊंगा और आखिर में छत लगाऊंगा। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने लिए काफी बड़ा पैलेस क्रिएट कर लिया था, जो देखकर वहाँ का पूरा विलेज काफी ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही साथ वो लोग उसका पैलेस देखने के लिए भी आ गए थे। वहीं पर खड़ा वान सोच रहा था, खैर किसे पता था कि मेरा प्रोडक्शन मैजिक सबके लिए काम का साबित हो सकता है। वैसे शायद मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया। अगर आप लोगों को ऐसी ही लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दिया करो, साथ ही साथ लाइक भी, जिससे मेरे को वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। अगर आप लोग मेरे को जरा सा भी सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।